Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 जून 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को किसी कंट्री को नहीं देखना है, आज आप लोगों को जाकर देखना है ब्लैक सी को, और साथ ही साथ ये भी देखना कौन कौन सी कंट्रीज इसके आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और फिर अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये है आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात करी गई है G7 को लेकर। आपको मालूम होगा हाल ही में G7 की मीटिंग हुई है, इसमें गेस्ट कंट्रीज भी गई थी। हालांकि इसके बारे में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो में कि G7 मीटिंग के अंदर क्या क्या बातचीत हुई है, और उसके बारे में हम बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन पर, क्योंकि वहां पर इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है। बट ये जो आर्टिकल है इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन कवर करा गया है इस मीटिंग का, वो है इंटरनेट कर्ब्स के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, इंटरनेट ब्लैकआउट। यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में क्या होता है, अगर कोई इंसिडेंट क्रिएट होता है तो वहां पर इंटरनेट शटडाउन्स कर दिए जाते हैं। आपको मालूम होगा, ठीक है, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहां पर खत्म कर दी जाती है। अब जो है यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को लेकर इंडिया ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, यानी कि जो इंटरनेट कर्व है इंडिया ने बोला इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और इस चीज़ को सपोर्ट करना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, G7 कंट्रीज़ जो है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं, उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया का कहना यहाँ पर है कि देखो ज़रूरत पड़ जाती है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडिया के अंदर पिछले सालों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, खासकर कब कब यहाँ पे कश्मीर इशू को लेकर हुआ था, तब इंटरनेट को शट डाउन किया गया। उसके बाद दिल्ली और आसाम के अंदर आपको मालूम होगा CAA को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तब इस इंटरनेट को शट डाउन किया गया। फिर उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा है अभी हाल ही में, तो उसको लेकर शट डाउन हुआ था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से शट डाउन किया गया है। और उसी को देखते हुए इंडिया ने बोला है कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती है किसी भी कंट्री को, जैसे कि उसका जो फ्रीडम है या फिर डेमोक्रेसी है उसको बहुत सारी नुकसान होते हैं, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रल इंटरफेरेंस होता है, करप्शन, इकोनॉमिक कोएर्जन, साइबर अटैक, ठीक है, बहुत सारे हार्म्स होते हैं, टेररिज्म, वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म। तो इन सब के रिगार्डिंग ये सारे स्टेप्स उठाने ज़रूरी पड़ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर इंडिया इस चीज़ को बोलता हुआ सपोर्ट करता है इस पूरे स्टेप्स को। ओके, ना उसके बराबर में आप देख पाओगे एक आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं। नागालैंड के अंदर एक बैट स्टडी हुई थी, ठीक है। अब ये जो बैट स्टडी है ये किसने करी थी, ये करी थी NCBS ने और TIFR ने। क्या है ये दोनों, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे एक बात ये हो रही है कि बहुत सारी रिपोर्ट ये बताती है कि इस स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई, और काफ़ी हद तक चीज़ें ये बोलती हैं क्या इस स्टडी का लिंक हो सकता है कोरोना वायरस से, तो हम लोग उस चीज़ को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोग ये देखो, ये जो स्टडी है नागालैंड की बैट स्टडी जो हुई थी चमगादड़ के ऊपर, वो हुई थी एक, उसको हम लोग बोलते हैं फिलो वायरस स्टडी, ठीक है। अब ये फिलो वायरस स्टडी क्या होती है ये भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। अब ये जो स्टडी है किसके द्वारा करी गई थी, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें देखो ये भी बोल ली जा रही है क्या इस स्टडी का लिंक हो सकता है कोरोना वायरस से। तो जो साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना यह है कि देखो ये जो नागालैंड की बैट स्टडी अभी करवाई गई है वो फिलो वायरसेस के ऊपर है। फिलो वायरसेस किसके रिगार्डिंग है, वो इबोला वायरस हो गया या फिर मार्बर्ग हो गया, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। इसका कहीं से कहीं तक SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 से रिलेशन नहीं है, ऐसा यहाँ पे इस स्टडीज़ के अंदर बताया गया है। नाउ स्टडीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ये है जो ये स्टडी करवाई गई है यहाँ पर, आप देख पाओगे किस किस के द्वारा पब्लिश करी गई थी 2019 में, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। 2 साइंटिस्ट थे यहाँ पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के, जिन्होंने लिस्ट किया था, एक तरीके से को ऑथर कर रहे थे इस स्टडी को। उसके बाद इसको फंड किसने दिया, इसको फंड दिया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा।
हालांकि जो ये स्टडी है इसको अप्रूवल नहीं मिला था आईसीएमआर के थ्रू से, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल अब यहाँ पे ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यही बोला जा रहा है कि इस स्टडी का कोरोना वायरस से कहीं तक लिंक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है क्या इसका लिंक हो सकता है कोविड से, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और इसी पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, बता दूं, आपका फ्रंट पेज थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिला होगा बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है ना, थोड़ा सा चेन्नई एडिशन का मैंने ले लिया है, क्योंकि हो क्या रहा था, डेली एडिशन का डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने चेन्नई एडिशन का देखा तो ये डाउनलोड हो गया था आराम से। कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ दो से तीन पेज, जो फ्रंट पेज के बाद 2 से 3 पेज होते हैं रीजनल पेजेस, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है न्यूज़पेपर, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शन हो, एडिटोरियल के बाद से जितने भी पेपर्स होते हैं बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम न्यूज़पेपर्स होते हैं। नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, बात करी गई है रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर। तो जो महंगाई है ना, वो 6 महीने के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई है। और आप देख पाओगे जो फ्यूल के प्राइसेस हो गए या फिर एडिबल ऑयल की कॉस्ट हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा हाई पहुँच गई है। और फ्यूल के प्राइसेस आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स के अंदर तो 100 रुपीज़ तक पहुँच गए थे। ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन का हमने टारगेट क्या रख रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए टारगेट हमने रख रखा है +-4 का, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, तो +-4 ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये याद रखना हमेशा ही, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब कि जो महंगाई है वो कम से कम 2 हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो, ठीक है। कम से कम 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये +-4 का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था, ठीक है। इन्फ्लेशन इसके बेसिस पर होता है, लेकिन अभी क्या है, ये महंगाई इस कॉन्सेप्ट को, इस पूरे पर्टिकुलर मैक्सिमम परसेंटेज को क्रॉस कर चुका है। उसी वजह से यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आज के टाइम पर महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, और इसके बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी लोगों को मालूम होगा लक्षद्वीप के अंदर क्या चल रहा है, और इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी 2 बार नोट्स दे चुका हूँ। नाउ यहाँ पे क्या बात करी गई है, देखो लक्षद्वीप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ला के पटेल साहब, इनके लिए अब यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? लोग चाहते हैं कि इनको वापस से जो सेंटर है वो बुला ले, हमें ऐसे आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लोगों का कहना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हुआ क्या है ना, हाल ही में बहुत सारे ड्राफ्ट रूल्स लेकर आए गए हैं। सबसे पहली बात तो एक डेवलपमेंट को लेकर एक ड्राफ्ट रूल लेकर गए हैं, ठीक है। तो अभी वो ड्राफ्ट रूल पास नहीं हुआ है फिलहाल, जैसे ही हमारे होम मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करते हैं फिर उसके बाद वो आगे पहुंचेगा, तब जाके पास होगा। फिलहाल अभी जो वो ड्राफ्ट रूल आया है उसके अंदर क्या है बेसिकली कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, लोगों को हटाया जाएगा, ठीक है। लोगों को हटाएंगे, हालांकि उनके उसके बदले में उनको कंपनसेशन मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया से हटें या फिर किसी बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस हो लक्षद्वीप के अंदर, ऐसा वो लोग नहीं चाहते। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, जो कि लाए गए थे। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन को कस्टडी में लिया जा सकता है 1 साल तक, 1 साल के लिए कस्टडी में लिया जा सकता है। तो आप कह सकते हो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो लोगों का कहना यह है कि देखो आज के टाइम पर लक्षद्वीप के अंदर चीज़ें सही से नहीं चल पा रही हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लक्षद्वीप एक टाइम पर ऐसा रीजन डिक्लेयर कर दिया गया था कोविड फ्री रीजन, यानी कि वहाँ पे कोरोना का एक भी केस नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर डेली बेसिस पर 100 से ऊपर केसेस निकल कर रहे हैं कोरोना के लक्षद्वीप के अंदर। तो उसी वजह से लोगों का प्रोटेस्ट करना है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सही से जो हैंडल करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा वो चीज़ें बिल्कुल भी सही से नहीं करी गई हैं। उसके रिगार्डिंग लोगों का प्रोटेस्ट करना है। लोगों का कहना है कि आप लोग वापस से, यानी सरकार से कहना है कि वापस से इनको बुला लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और जो यहाँ पे जो मैंने नोट्स पिन कर रखे हैं, ये जो है लक्षद्वीप की लोकेशन वगैरह के बारे में बातचीत करी गई है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर रीजन का आर्टिकल पढ़ रहे हो या फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो पढ़ रहे हो, तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो। नाउ लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो इंडिया का एक स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बोला जाता है इसको, ऑब्वियस ही बात है ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ही है। यहाँ पर आपको 36 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, लगभग 36 आइलैंड्स का ये ग्रुप है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल होता है। 3 जो है इसके मेन ग्रुप्स बोले जाते हैं आइलैंड के। 3 ग्रुप्स वो कौन कौन सा है, एक है अमंडीवी आइलैंड, दूसरा है लकाडेव आइलैंड, तीसरा है मिनिकॉय आइलैंड।
अब यहाँ पर ये तो उसकी आप कह सकते हो नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, वो बताया गया है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो उसकी है कवरत्ती कैपिटल है। और यहाँ पर आपको पिटी आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर। उसके बाद लक्षद्वीप की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 93% की जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। और जो वो मुस्लिम्स लोग हैं वो एसटी कैटेगरीज के सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिलोंग करने वाले हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो मेन ऑक्यूपेशन है, लोग कैसे कमाते हैं वहाँ पर, फिशिंग से कमाते हैं। ऑब्वियसली बात है, आइलैंड कंट्री है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, फिशिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो मछली मार के कमाते हैं। उसके बाद कोकोनट कल्टीवेशन होता है, कॉयल ट्विस्टिंग होता है, ठीक है, रोप वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, लोगों का प्रोटेस्ट करना क्यों है, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करी गई है, मुझे याद आ गया, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर देखा है मुस्लिम मेजोरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या याद आ गया, क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, वहाँ पर क्या है कि बीफ वगैरह को भी बैन करने की बात करी गई है। जो बीफ है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट देखने को मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी गई है ओनम के लिए। ठीक है, ओनम एक फेस्टिवल है। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के लिए, ये जो ओनम है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन से राज्य का फेस्टिवल है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैरीगोल्ड्स को आप कह सकते हो उगाया जा रहा है फ्रॉम अ फ्लोटिंग राफ्ट, यानी फ्लोटिंग राफ्ट का इस्तेमाल करके, यानी कि कुछ इस तरीके से। और फ्लोटिंग राफ्ट के लिए कुछ प्लेट्स वगैरह भी आती हैं। ठीक है, और मतलब कि काफ़ी बेहतर होती हैं वो प्लेट्स वगैरह, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट करके, ठीक है, फ्लोट करवा के जो है चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में, फ्लोटिंग राफ्ट के बारे में बात करी गई है। कुछ आप कह सकते हो कि जो मिलियंस ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ओनम सीज़न में। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर फ्लोरल कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, घरों को डेकोरेट किया जाता है इन फ्लावर से। तो उसी की वजह से अब यहाँ पे क्या है, जो फार्मर्स हैं उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, वो लोग फ्लोटिंग राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैम्बू वगैरह के फ्रेम बनाएंगे, सेटअप करेंगे बैम्बू के फ्रेम, फिर उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को उगाया जाएगा जिससे कि वो फ्लोट करे। ठीक है, फ्लोट मतलब क्या है, उसके ऊपर तैरता रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आप कह सकते हो फ्लोटिंग राफ्ट एग्रीकल्चर सिस्टम इसको बोला जाता है। तो ये एग्रीकल्चर सिस्टम ये लोग अपना रहे हैं।